साल था 1924। आजादी अभी 2 दशक से भी ज्यादा दूर था। अंग्रेजों का दबदबा पूरा था। लेकिन उस टाइम पर भी एक ऐसा हिंदुस्तानी था जिसने ब्रिटिश सत्ता को हिलाकर रख दिया था। एक ऐसा केस लड़ा था जहां एक हिंदुस्तानी ने अंग्रेजी हुकूमत को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया और अंग्रेजी हुकूमत की बर्बरता के किस्सों को पूरी दुनिया के सामने बयां कर दिया। अप्रैल 13, 2025 जलियांवाला बाग मैसेकर के काले दिन के पूरे 106 साल। लेकिन क्या उस दिन की पूरी सच्चाई दुनिया को आज भी मालूम है? हिंदुस्तान का इतिहास एक पेचीदा मामला है। आप इस इतिहास में खुदाई करोगे तो आपको नफरत के बीज बहुत मिलेंगे, मैं बात यह मानता हूं। मगर सच्चाई और साहस के अगर आपको किस्से ढूंढने हैं तो बस आपको किताबों के ऊपर जो थोड़ी सी धूल जमी है उसको हटाना है। आज देशभक्त पर हम ऐसे ही एक किस्से के बारे में बात करेंगे। कहानी जलियांवाला बाग और जनरल डायर की बर्बरता की तो है ही, लेकिन उसके बारे में आपने काफी कुछ सुनकर रखा है। लेकिन यह कहानी सिर्फ उस काले दिन तक सीमित नहीं है। कहानी एक लड़ाई के बारे में है जो जलियांवाला बाग के पीछे की पूरी सच्चाई, पूरी कंस्पिरेसी को बयां करता है। दुनिया को अब इस कहानी, इस सच्चाई, इस कंस्पिरेसी के बारे में मालूम होना चाहिए। यह कहानी है चेट्टूर शंकरन नायर के कोर्ट केस की, जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया था। और इस सच्चे कहानी पर आधारित अब एक फिल्म भी आ रही है, केसरी 2, स्टारिंग अक्षय कुमार एंड आर माधवन। मूवी के ट्रेलर ने काफी बज़ जनरेट किया है और यह अच्छी बात है कि लोगों को शंकरन नायर के बारे में और जानने में दिलचस्पी हो रही है। वो इंसान जिसके सामने अंग्रेजों की भी बोलती बंद हो गई थी। साल 1857, बगावत का साल, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस इसी साल लड़ा गया था। और इसी बगावत के माहौल में 11 जुलाई 1857 को मंकरा गांव में चेट्टूर शंकरन नायर का जन्म होता है। यह गांव आज केरला के पालक्कड़ जिले में आता है। नायर के पिता ब्रिटिश सरकार के तहत एक तहसीलदार का काम करते थे। नायर ने कोझिकोड में अपना आर्ट्स एग्जामिनेशन पास किया। 1877 में प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास में अपनी आर्ट्स डिग्री हासिल की। 1879 में मद्रास लॉ कॉलेज से लॉ डिग्री और 1880 में हाई कोर्ट ऑफ मद्रास में वो वकील बनते हैं। पर याद रखिए, यह जमाना अलग था। हिंदुस्तान में अंग्रेजी हुकूमत थी, जी हुजूरी, और 3 गुना लगान का टाइम था। ये ना हिंदुस्तानियों का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, ना आर्थिक नीतियों में उनका कंट्रोल था। देश में कानून व्यवस्था थी तो, पर सिर्फ उस पॉइंट तक जब तक इंग्लिश या ब्रिटिश एम्पायर को कोई आहत ना हो, उनके लिए कानून अलग। इस माहौल में नायर ने एक डबल रोल अदा किया। वो कानून तो मानते थे, उसका पालन करते थे, यह भी यकीन रखते थे कि शायद वो इस सिस्टम के अंदर रहकर कुछ सुधार ला पाए। पर वो ये बात भी जानते थे कि पूरे सिस्टम को ही बदलना जरूरी था। इसीलिए वो एक तरफ तो वकालत करते थे, लेकिन दूसरी तरफ नेशनलिस्ट मूवमेंट और इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ भी जुड़े थे। मद्रास में काफी इंफ्लुएंशियल लीडर के तौर पर वो उभरते हैं। 1897 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का अमरावती में 13th कांग्रेस कॉन्फ्रेंस होता है तो नायर को प्रेसिडेंट भी चुना जाता है और नायर ने अपने प्रेसिडेंशियल एड्रेस में रिफॉर्म्स की मांग भी की। उनका कहना था कि इंडिया को डोमिनियन स्टेटस के तहत सेल्फ गवर्नेंस मिलना चाहिए। दूसरी तरफ उनकी लॉ करियर भी आसमान छू रही थी। 1902 में नायर रेले यूनिवर्सिटी कमीशन के सेक्रेटरी बनते हैं। 1908 में मद्रास हाई कोर्ट के परमानेंट जज भी बनते हैं और 1912 में उन्हें नाइटहुड से नवाजा जाता है, यानी सर नायर। जज के नाते काफी प्रोग्रेसिव जजमेंट्स भी वो देते हैं। एक केस में इंटर रिलीजियस मैरिज को कानूनी बताया तो दूसरे में छुआछूत के खिलाफ उन्होंने जजमेंट दी। कांग्रेस पार्टी में ब्राह्मण डोमिनेशन से नाखुश होकर वो पार्टी से दूर भी होते रहे। अपनी ऑटोबायोग्राफी में वो लिखते हैं कि जब वो नॉर्थ इंडिया में कांग्रेस मीटिंग्स अटेंड करते थे तो वहां के ब्राह्मण मेंबर्स उनके साथ खाना तक नहीं खाते थे। यह सच्चाई थी उस समय इंडिया की और कांग्रेस पार्टी की। 1915 में उनको वाइसरॉय काउंसिल का मेंबर बनाया गया। वाइसरॉय यानी इंडिया का गवर्नर जनरल जो होता है, वो देश की सबसे बड़ी पोस्ट होती है। उस वाइसरॉय के कैबिनेट में उन्हें शामिल किया गया, उन्हें मेंबर बनाया गया। किसी इंडियन के लिए इससे बड़ा पोस्ट आप सोच भी नहीं सकते हो। उनको एजुकेशन पोर्टफोलियो का इंचार्ज बनाया गया।
पर उतने बड़े पोस्ट पर भी जाकर उन्होंने जी हजूरी नहीं की, अपने विचारों पर वो टिके रहे। 1919 में वाइसरॉय क्लेम्सफोर्ड के तहत जब मॉन्टेगू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स का प्रस्ताव आया तो बिना डरे इन रिफॉर्म्स की जो कमियां थी वो उनको गिनवाई ब्रिटिश सरकार को, और रिफॉर्म्स जो थे उनको चेंज करने पर भी फोर्स किया गया ब्रिटिश सरकार को। अपने करियर की पीक पर वो थे। वाइसरॉय काउंसिल के अंदर वो हिंदुस्तान के हक में तब भी आवाज उठाते रहे। पर फिर कुछ ऐसा होता है कि अपने देश के लिए उन्होंने इतना ऊंचा जो पद था उससे उन्होंने इस्तीफा दिया। अप्रैल 1919 पंजाब में माहौल ऑलरेडी खराब था। पहले विश्व युद्ध के लिए अंग्रेजी हुकूमत ने जबरदस्ती से पंजाबी यूथ को आर्मी में भर्ती किया। युद्ध के लिए भर भर कर टैक्स भी वसूला, पर पंजाब को बदले में कुछ भी नहीं मिला। उल्टा अंग्रेजों को डर था कि हिंदुस्तान और खास करके पंजाब उनके खिलाफ बगावत कर सकता है। तो अलग अलग तानाशाही कानून लाए गए, उसके जरिए लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश की गई। 1915 में आया डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट और उसके बाद 1919 में आता है रॉलट एक्ट, जिसके चलते अंग्रेजी हुकूमत बिना किसी प्रूफ के, किसी शक की बुनियाद पर किसी को भी अरेस्ट कर सकती थी। इस काले कानून के खिलाफ गांधी समेत कई लीडर्स ने नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट का ऐलान किया। खासकर पंजाब में प्रोटेस्ट्स फैलने लगे। पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडॉयर ने यह देखा और यह उनको मंजूर नहीं था। वो देख रहे थे कि उनकी आंखों के सामने उनकी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी पर कैसे प्रहार हो रहा था, वो पॉलिसी फेल कर रही थी। 9 अप्रैल 1919 को रामनवमी के दिन अमृतसर की सड़कों पर हिंदू मुसलमान साथ में जुलूस निकालते हैं। हिंदू मुसलमान की जय के नारे लगाए जाते हैं। माइकल डॉयर ने सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, पंजाब के एंटी रॉलट एक्ट मूवमेंट के दो लीडर्स को 10 अप्रैल को उनको अरेस्ट कर लिया। तो जनता का गुस्सा और भी ज्यादा। पुलिस को प्रोटेस्टर्स पर फायरिंग करनी पड़ी। एकदम टेंस माहौल था। इस माहौल में जनरल डायर को जालंधर से अमृतसर बुलाया जाता है कि वो भीड़ को कंट्रोल करे, और 13 अप्रैल को अमृतसर में सेक्शन 144 ऐलान कर दिया गया, जो कि किसी जुलूस, किसी मीटिंग को होने से पाबंद कर देता है, मना कर देता है। मगर सरकारी अफसर शहर के कई हिस्सों में यह ऐलान करने जाते ही नहीं, जिसके चलते कई लोगों को यह पता ही नहीं था कि यह ऑर्डर लागू हो चुका है। 13 अप्रैल की दोपहर जलियांवाला बाग में भीड़ इकट्ठा होती है। कुछ लोग वहां सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को रिलीज करने के लिए पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, तो कई लोग गोल्डन टेंपल में बैसाखी मनाने के बाद बाग में आराम करने आते हैं। जनरल डायर लगभग 90 फौजियों के साथ उसी बाग में पहुंचते हैं, हर एग्जिट को ब्लॉक करते हैं और अपने फौजियों को एक बेरहम ऑर्डर देते हैं। हजारों मासूम निहत्थे हिंदुस्तानियों पर गोली चलाने का आदेश। 10 मिनट तक अंधाधुंध गोलियां बरसाई जाती हैं। कुल 1650 राउंड फायर किए जाते हैं। अनऑफिशियल आंकड़े बोलते हैं 1000 से ज्यादा मासूमों की जान जाती है। कुछ गोलियों से बचने के लिए बाग के कुएं में कूद जाते हैं और वहां मर जाते हैं। फायरिंग के बाद जनरल डायर कोई मेडिकल हेल्प नहीं बुलाते हैं, उल्टा कर्फ्यू का ऑर्डर दे देते हैं। जख्मी मासूमों को बचाने के लिए भी कोई नहीं आ पाता है। इस खबर को अंग्रेजी हुकूमत फिर दबाने की कोशिश करती है, न्यूज़पेपर्स को सेंसर किया जाता है, पर धीरे धीरे इस कत्लेआम की खबर देश भर में फैलती है। जलियांवाला बाग के मंजर को देखकर भगत सिंह ने भी तय कर लिया कि हिंदुस्तान को अब आजाद करना जरूरी बन चुका है, मकसद बन जाता है उनकी जिंदगी का। गांधी और पूरे नेशनलिस्ट मूवमेंट पर भी इसका एक गहरा प्रभाव पड़ता है। जब शंकरन नायर को यह पता चलता है तो वो अपने ऊंचे पद वाइसरॉय काउंसिल से रिजाइन कर देते हैं। वो लिखते हैं कि अगर एक देश में शासन के नाम पर मासूमों का कत्ल करना जरूरी है तो ऐसे देश में वो नहीं रहना चाहते हैं, ऐसे सिस्टम का भाग नहीं बनना चाहते हैं। पर शंकरन नायर की जो लड़ाई है सिर्फ रेजिग्नेशन पर खत्म नहीं होती है, मने वो सिर्फ फॉर शो नहीं होती है। हां, अंग्रेजी सरकार ने हंटर कमीशन जरूर बैठाया कि इस कत्लेआम की जांच हो पाए। जनरल डायर की निंदा भी की गई, उनको बर्खास्त किया गया। पर क्या सिर्फ यह एक जनरल डायर का दोष था? पूरे सिस्टम का दोष नहीं था। पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडॉयर, उनका क्या?
उनको कोई सजा नहीं मिली। नायर ने 1922 में एक किताब लिखी, गांधी एंड एनार्की। इसमें गांधी और कांग्रेस के नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट की आलोचना की, पर इसके साथ साथ यह भी लिखा कि पंजाब में जितनी बर्बरता हुई उसके 3 साल बाद भी उसकी पूरी कहानी बाहर नहीं आई है, और इस बर्बरता और जुल्म के पीछे पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडॉयर का हाथ है। सुनने में आज यह बड़ी बात ना लगे, पर यह अंग्रेजी हुकूमत और सेंसरशिप का दौर था। उस टाइम पे वाइसरॉय काउंसिल से रिजाइन किए हुए एक हिंदुस्तानी का सीधा सीधा अंग्रेजी लेफ्टिनेंट गवर्नर पर इतना संगीन आरोप लगाना कोई मामूली बात नहीं थी। बात कोर्ट तक पहुंची कि नायर ने ऐसा लिखने की हिम्मत कैसे कर दी। कट टू 30 अप्रैल 1924। नायर लंदन में। अंग्रेजी कोर्ट, अंग्रेजी जज, अंग्रेजी ज्यूरी, कोर्ट रूम ओडॉयर के सिंपैथाइजर्स और पत्रकारों से कचाकच भरा हुआ। यह बहुत ही सनसनीखेज खबर था। एक हिंदुस्तानी और अंग्रेज के बीच में एक केस इस लेवल तक आ चुका था। सुबह 10 बजे जस्टिस मैकार्डी कोर्ट रूम पर आते हैं और वहीं से सुनवाई की शुरुआत होती है। नायर और उनके लॉयर्स का एक सिंपल तर्क था। 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने एक अट्रॉसिटी, एक कत्लेआम किया था, और पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर होने के नाते लॉ एंड ऑर्डर माइकल ओडॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। वही फाइनल अथॉरिटी थे। उनकी मंजूरी के बिना यह बर्बरता नहीं होती, तो जिम्मेदारी भी उनकी है। इसीलिए जो नायर ने लिखा अपनी किताब में वो बिल्कुल गलत नहीं था। पर यह केस इतना आसान नहीं था। पहले 2 हफ्ते ओडॉयर के वकीलों ने अपना पक्ष रखा। अलग अलग गवाह बुलाए गए ये दिखाने के लिए कि ओडॉयर कितना महान इंसान है, कि कैसे 21 मिलियन की आबादी को गवर्न किया। इतनी आबादी जो पूरे इंग्लैंड से भी 2 गुना ज्यादा की आबादी थी, पर एक डिक्टेटर की तरह गवर्न किया। ये बात छोटी सी बात छोड़ दी गई। उल्टा यह कहा गया कि भाई उस इंसान ने कुछ भी गलत नहीं किया, बल्कि एक बगावत होने से रोका। अगर कायदे से कदम नहीं उठाते तो हो सकता था कि अंग्रेजों के खिलाफ एक कत्लेआम भी पंजाब में हो जाए। जूरी के मेंबर हो या कोर्टरूम में बैठे दूसरे अंग्रेज हो, सब ओडॉयर के साथ हमदर्दी जता रहे थे। और शुरुआत से ही ऐसा लग रहा था कि जज मैकार्डी ने भी एक साइड चुन लिया है। नाम के तो जज, लेकिन शुरुआत से ही जज ने यह कहना शुरू कर दिया कि अगर जनरल डायर ने एक्शन जरूरी समझा टू प्रिजर्व द पंजाब, तो यह पंजाब को ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा बनाए रखने के लिए अगर कोई कदम उठाना जरूरी समझा तो वो कदम सही था। ओडॉयर तो छोड़ो, फायरिंग का ऑर्डर देने वाले जनरल डायर को भी यह जज डिफेंड कर रहा था खुले कोर्टरूम पर उसी कोर्टरूम में अंग्रेजी पत्रकारों के सामने नायर और उनके लॉयर ने अखंड ब्रिटिश एम्पायर के नाम पर जो जुल्म हो रहा था उसका खुला चिट्ठा सबके सामने पेश किया। क्या एक पीसफुल निहत्था प्रोटेस्ट एक आर्म्ड बगावत कहा जा सकता है और ऐसे एक्शन लिए जा सकते हैं? जनरल डायर ने ना कोई चेतावनी दी, ना भीड़ को भागने का मौका दिया और ना उसके बाद घायलों को मदद पहुंचाई। क्या यह सही है? यह भी याद दिलाया कि सिर्फ जलियांवाला बाग की बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उसी के 2 दिन बाद गुजरांवाला शहर में जब प्रोटेस्ट हुआ तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ओडॉयर ने एयरक्राफ्ट से बॉम्बिंग कराई, मासूम लोगों पर एयरक्राफ्ट से मशीन गन चलवाई। गवाह पेश किए गए कि लाहौर में मासूमों को बिना सबूत कैसे अरेस्ट किया गया, कैसे पंजाब के कसूर में मार्शल लॉ के बहाने स्कूल जाने वाले लड़कों पर भी लैशिंग माने कोड़े बरसाए गए। इसके साथ नायर की टीम ने पूरे 68 डेपोजिशंस का सहारा लिया। दुनिया के प्रेस के सामने दिखाया कि कैसे ब्रिटिश आर्मी ने पंजाब में जबरदस्ती लोगों को भर्ती किया है, कि वो कैसे ब्रिटिश आर्मी, महान ब्रिटिश आर्मी हिंदुस्तानियों के खून पसीने पर चल रहा है। रात को आर्मी कैसे रेड करती है, नौजवानों को कैसे उठाती है, अगर नौजवान भागते हैं, भागने की कोशिश करते हैं तो कैसे पकड़कर नंगा करके उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं, हथकड़ियां पहनाई जाती हैं और कांटों पर बैठाया जाता है। कुछ विटनेसेस ने तो यह भी बयां किया कि कैसे नौजवान आदमियों के प्राइवेट पार्ट्स पर रस्सियां बांधकर खींचा जाता है उन्हें। सुनने में खौफनाक लगता है, पर यह हमारे देश की कॉलोनियल इतिहास का एक सत्य है। यह रिकॉर्डेड हिस्ट्री है जो एक डेफेमेशन केस के बहाने नायर ने दुनिया के सामने बयां किया और अंग्रेजी हुकूमत को कटघरे पे लाकर खड़ा किया।
पर आप भी जानते हैं कि जब पूरा सिस्टम ही एक तरफ होता है तो इंसाफ मिलना नामुमकिन सा होता है। जस्टिस मेकार्डी सुनवाई के दौरान खुद ही जनरल डायर और लेफ्टिनेंट जनरल ओडॉयर को डिफेंड कर रहे थे। कहने लगे कि अगर भड़काऊ भीड़ है तो यूरोपियन माइनॉरिटी पर हमला हो सकता है, तो बॉम्ब गिराना भी जायज है। यह बस लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं, प्रैक्टिकल गवर्नमेंट की भी बात है। जस्टिस मेकार्डी ने कहा कि जबरदस्ती आर्मी में भर्ती करवाने वाली जो घटना है वो दर्दनाक है, मगर ये सब एग्जैजरेशन लग रहा है। वो बात मानने को राजी नहीं हो रहे थे। प्रेस में तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा। अब जज साहब ये भूल गए कि आधी प्रेस तो अंग्रेजों की गोदी में बैठी थी और बाकी आधे पर आपने सेंसरशिप लगा के रखी थी, बात आगे कैसे आती। पूरे 5.5 हफ्तों तक सुनवाई चली। उस टाइम पर इंग्लिश लीगल सिस्टम में ज्यूरी का प्रावधान था। इस ज्यूरी में 12 नागरिक शामिल होते थे। ये पूरे केस को सुनते थे और अंत में अपना फैसला देते थे। जज ज्यूरी से कह सकता था कि आपका पक्ष क्या है, पर ज्यूरी को एकजुट होकर तय करना था कि नायर दोषी है या नहीं। अब ज्यादातर जो ज्यूरी होती थी वो सर्वसम्मति के साथ, यानी चर्चा करने के बाद 12 के 12 लोग एक ही पक्ष के साथ फैसला करते। लेकिन अगर ऐसा ना हो, अगर सर्वसम्मति ना बन पाए तो केस अपील में जा सकता था। सुनवाई खत्म होने के बाद जस्टिस मेकार्डी ने अपना पक्ष रखा कि ना जनरल डायर ने कुछ गलत किया, ना लेफ्टिनेंट ओडॉयर ने कुछ गलत किया, और जूरी को 3 घंटे दिए डिस्कशन करने के लिए, अपने फैसले तक पहुंचने के लिए। पर उसके बाद सर्वसम्मति से फैसला नहीं आ पाया। कोर्टरूम में सन्नाटा छा गया। ओडॉयर एकदम हैरान कि एक इंग्लिश ज्यूरी इंग्लिश हुकूमत के साथ खड़ी नहीं हुई। जज मेकार्डी केस को एक मिस ट्रायल घोषित करके फिर से सुनवाई करवाते, पर उन्होंने ओडॉयर और नायर से पूछा कि क्या वो एक मेजॉरिटी ओपिनियन, जो मेजॉरिटी वाला ओपिनियन है, उसके मुताबिक फैसले को कबूल करना चाहेंगे या नहीं। यह मेजॉरिटी ओपिनियन काफी रेयर माना जाता है इंग्लिश जस्टिस सिस्टम में। लेकिन नायर और ओडॉयर दोनों ने मेजॉरिटी ओपिनियन को मानना कबूल कर लिया। तो अगले दिन ज्यूरी ने मेजॉरिटी ओपिनियन अपना सुनाया। 11 लोगों ने नायर को दोषी माना, लेकिन सिर्फ एक बंदे ने कहा कि वो निर्दोष है। ज्यूरी में सिर्फ एक लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का जवान छात्र था जिसने नायर के पक्ष में वोट किया। नायर के सामने अब ऑप्शन था, या तो वो फाइन भरे या तो वो माफी मांगे। नायर ने माफीनामा लिखने से फिर से मना कर दिया। उन्होंने फाइन भरना सही समझा। नायर के लॉयर ने उनसे बोला कि आप इस फैसले को अपील कर सकते हो, लेकिन नायर का जवाब था कि 12 और अंग्रेजों की ज्यूरी आएगी और फैसला फिर से वही आएगा। और जहां उनकी रेप्यूटेशन की बात अगर रही तो किंग्स बेंच के सारे जजेस मिलकर उनको दोषी करार दे भी दे तो उनके रेप्यूटेशन को कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि नायर को पता था कि जिस मकसद से वो लंदन आए थे इस केस को लड़ने के लिए, वो मकसद पूरा हो गया था। जलियांवाला बाग, गुजरांवाला बॉम्बिंग, फोर्स्ड रिक्रूटमेंट्स की बर्बरता, अब ये सब ऑफिशियल रिकॉर्ड्स पर आ चुके थे और इसका सबूत दुनिया के प्रेस के सामने रख दिया गया था। कहीं ना कहीं देखिए, इंग्लिश अखबारों ने भी ना फिर रिपोर्टिंग करनी शुरू कर दी कि कैसे जज मेकार्डी ने बहुत पक्षपाती अंदाज से पूरे केस की सुनवाई की। कुछ अखबारों ने तो खुलेआम डॉयर की भी निंदा कर डाली। नायर की हार कहीं ना कहीं इंग्लिश जस्टिस सिस्टम की भी हार थी। हिंदुस्तान में जब केस के बारे में लोगों ने पढ़ा तो उनको भी मालूम हो गया कि यह जो अंग्रेजी हुकूमत की फेम्ड जस्टिस सिस्टम थी, उससे जस्टिस इंडिया को कभी पूरी तरीके से मिल नहीं पाएगा। नायर वापस हिंदुस्तान लौटे, मलाबार स्टेट काउंसिल में रिप्रेजेंटेटिव चुने गए। फिर 1928 में दिल्ली जाकर इंडियन सेंट्रल कमिटी के चेयरपर्सन बने, जिसके तहत उन्होंने सक्सेसफुली वाइसरॉय से वायदा करवाया कि इंडिया को डोमिनियन स्टेटस मिलके रहेगा। इसके बाद वो रिटायर होते हैं। अप्रैल 1934 में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। जनरल डायर को फोर्स्ड रिटायरमेंट लेना पड़ा। फिर बीमारी से जूझते हुए 1927 में उनकी मौत हो जाती है। कहानी के किरदारों में ओडॉयर की सबसे लंबी उम्र रही, पर अंत में उनके साथ भी कहीं ना कहीं इंसाफ हो ही गया। 13 मार्च 1940 को लंदन के कैक्सटन हॉल में सरदार उधम सिंह ने डॉयर को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। 1951 में जब आजाद हिंदुस्तान में जलियांवाला बाग में एक मेमोरियल बनाया गया तो वहां के म्यूजियम में शहीदों की तस्वीरों के साथ सरदार उधम सिंह और चेट्टूर शंकरन नायर की भी तस्वीर लगाई गई। लेकिन
किंतु परंतु अगर बस तस्वीर लगाने से काम बन जाता तो शायद हमें कहानियों को फिर से दोहराने की जरूरत नहीं पड़ती। अब इस पूरे कहानी पर अक्षय की एक फिल्म आ रही है। ट्रेलर देखकर काफी लोगों में इंटरेस्ट जगा है। अगर इस मूवी के वजह से फिर से लोग इतिहास पढ़े, उन भुलाए गए लोगों को याद करें जिन्होंने देश के लिए इतना कुछ किया, तो शायद पिक्चर का मकसद कामयाब हो जाएगा। ऐसी सत्य घटनाएं हमारी पब्लिक डिस्कोर्स का एक हिस्सा बन जाना चाहिए। जहां इतिहास की हम बात करते हैं तो यूजुअली हम अस वर्सेस देम और खुदाई के बातों में ही हम विलीन हो जाते हैं। लेकिन क्या यह साहस, ये एकता, ये सवाल उठाने वाला काम, ये लड़ाई लड़ने वाला काम कोर्टरूम में, यह हमारा इतिहास नहीं है? अमृतसर में जिन हिंदू मुसलमान की जय के नारे, जो एकता के नारे लगे थे, उससे माइकल ओडॉयर के अंदर खौफ पैदा हो गया था। उसको हम भूल जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि सरदार उधम सिंह ने हिरासत में अपना नाम राम मोहम्मद सिंह आजाद बताया था। हिंदू मुस्लिम सिख यूनिटी का पैगाम दिया था कि जब हम एकजुट हो जाएंगे तो हमें आजादी से कोई नहीं रोक सकता है। इसीलिए इतिहास के इन चैप्टर्स को पढ़ना फिर से जरूरी बन जाता है कि माफीनामा लिखने के बगैर भी वीरता का प्रमाण हम दे सकते हैं। खैर वो सब छोड़िए। कुछ दिनों पहले फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब ने फिर से हमें याद दिलाया कि इंडिया एंटी वेस्ट नहीं है, पर वो नॉन वेस्ट है। यानी हमारी एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी है और वो शुरुआत से है, 1947 से है, क्योंकि हम इसे एज अ पॉलिसी ऑफ सॉवरेनिटी, अपनी सॉवरेनिटी का बात समझते हैं। और इस बात को बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि हमारे इतिहास ने एकदम साफ कर दिया है कि हिंदुस्तान जब भी वेस्टर्न पावर्स का गुलाम बनता है या उनके सामने नतमस्तक होता है तो हिंदुस्तानियों के ऊपर तरह तरह का गलत काम होता है। 106 साल हो गए जलियांवाला बाग मैसेकर को, पर आज तक हमें, भारत को आज तक ऑफिशियल अपॉलॉजी नहीं मिली है। 1997 में जब यूके की क्वीन इंडिया में आती है तो बस कहती है मैसेकर बहुत डिफिकल्ट एपिसोड था हमारे लिए। 2013 में जब यूके के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन जलियांवाला बाग पहुंचते हैं तो मैसेकर को शर्मनाक घटना बताते हैं, मगर सॉरी शब्द मुंह से ऑफिशियली नहीं निकलता है। आज ट्रंप बेरहमी से टैरिफ की धमकियां दे रहे हैं, चाइना लाल आंख दिखा रहा है और हमारे नेता चुप बैठे हुए हैं, अस वर्सेस देम का खेल खेल रहे हैं। यही सबसे जरूरी सीख है कि अगर हम एक साथ आकर इंसाफ और तरक्की की बात ना कर पाए तो फिर से किसी ना किसी के सामने हमें झुकने पर, कोई ना कोई हमें मजबूर करेगा झुकने पर। अगर ऐसा होता है, खुदा खास्ता, लेकिन अगर ऐसा होता है तो सिर्फ चेट्टूर शंकरन नायर और राम मोहम्मद सिंह आजाद ही नहीं, पूरे जलियांवाला बाग के सारे शहीदों के साथ हम गद्दारी कर रहे होंगे। और इसीलिए एक पैगाम जाना चाहिए कि स्ट्रेंथ है तो यूनिटी में है, और अगर यूनिटी नहीं रखी तो फिर से तैयार हो जाओ झुकने के लिए, मरने के लिए।